आ जाओ। 14 एंड द कंज्यूमर इनकम नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट फूड बहुत ही ग्रेट है। अरे तो ये चीजें पढ़ाई नहीं अभी मैंने। एडवांस का सप्लाई इंक्रीज ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ डिमांड, ये चीजें पढ़ाई नहीं, आज पढ़ा दूंगा फिर हो जाएगा, अपने आप कर लेगा। अभी लास्ट टाइम का कोई नहीं, मैं आज देख लेते हैं। अभी चलो अपने स्थान पे चलें, यात्रीगण ध्यान दें, ट्रेन छूटने वाली है। हाँ, दिल्ली वाली ट्रेन स्टार्ट होने वाली है। यस। कल परसों आपको नॉर्मल नॉर्मल मैंने इक्विलिब्रियम बताया था। कहाँ पे होगा इक्विलिब्रियम? जहां पर डिमांड सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इक्विलिब्रियम मिलेगा। इससे ऊपर क्यों नहीं, इससे नीचे क्यों नहीं? ऊपर सरप्लस क्रिएट होगा और सरप्लस लीड्स टू फॉल इन प्राइस। ये स्टेटमेंट दिमाग में डाल लो, क्योंकि सीधी सी बात है, आगे सब जगह यही काम आएगा। सरप्लस लीड्स टू फॉल इन प्राइस एंड शॉर्टेज लीड्स टू राइज इन प्राइस। अगली बात समय कब तक है? जब तक मार्केट में एक्सेस सरप्लस या एक्सेस जो शॉर्टेज आ रहा है वो जीरो ना हो जाए। मार्केट में प्राइस लेवल तभी स्टॉप होंगे जब मार्केट में ना तो शॉर्टेज हो और ना ही सरप्लस हो, तब जाकर प्राइस लेवल कांस्टेंट रह जाएगा। अगली बात समझ में, जब तक शॉर्टेज रहेगा तब तक प्राइस फ्लक्चुएट होती रहेगी। ठीक है। इसके बाद में अब बात करते हैं चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। देखो, तीन कंडीशन होती है इसकी, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई की। फर्स्ट कंडीशन है ओनली चेंज इन डिमांड। ओनली चेंज इन डिमांड का मतलब सप्लाई को क्या मानेंगे? कांस्टेंट। फिर इसके बाद में आता है ओनली चेंज इन सप्लाई, और डिमांड को कांस्टेंट मानकर चलेंगे, और चेंज इन बोथ। तीन कंडीशंस बनेंगी। अच्छा, आपको पता होगा कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन किसकी वजह से होता है? ऑन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी की वजह से। आगे बात में, और मैं ये बोल रहा हूं ओनली चेंज इन डिमांड, और चेंज इन डिमांड किसकी वजह से होता है? ठीक है, प्राइस के अलावा जितने भी अदर फैक्टर्स हैं उनकी वजह से। तो इसी वजह से, इसी तरीके से ओनली चेंज इन सप्लाई कब होगा? अदर देन प्राइस की वजह से। समझ में आ गया क्या? अगर उन फैक्टर्स में कोई चेंज आता है तो अब आपके दिमाग में वो चैप्टर याद होने चाहिए, उनके अंदर कब डिमांड राइट साइड में होगी, कब लेफ्ट साइड में होगी। ठीक है, मैं अगर ये बोलूं कि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज हो रहे हैं मार्केट के अंदर, क्या साइन है? सीधी सी बात है, आप कहोगे कि सर डिमांड का राइट साइड में शिफ्ट होगा, डिमांड इंक्रीज होगी। अगर मान लो मार्केट के अंदर नंबर ऑफ सप्लायर्स कम हो जाते हैं तो डिमांड बढ़ जाएगी। अरे अब डिमांड की साइड क्यों सोच रहे हो, सप्लायर बोला है, सप्लाई कम हो जाएगी। आपको यह भी याद होना चाहिए कि जो फैक्टर है वो किसको इफेक्ट करता है, सप्लाई को या डिमांड को। अगली बात में मैं आपको डायग्रामेटिक प्रैक्टिस बताऊंगा सिर्फ। यस, हाँ, क्या कुछ चीजें दोनों में कॉमन होती है ना, ठीक है, उसके लिए वो साइन देगा आपको। ऐसा कोई फैक्टर जैसे एक्सपेक्टेड प्राइस, एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो डिमांड को भी इफेक्ट करती है और सप्लाई को भी, और दोनों को अलग अलग तरीके से करती है। जैसे फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस पॉजिटिवली डिमांड को करती है और नेगेटिवली सप्लाई को करती है। समझ में आई या नहीं? तो ऐसे केस में वो बताएगा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोड्यूसर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन फॉर कंज्यूमर, इस तरीके का टर्म यूज करेगा वो। ठीक है, कोई भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन राइज नहीं करेगा जिसमें दोनों में चेंज एक साथ आ रहे हो। समझ में आई या नहीं? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस इंक्रीज होने वाली है, तो आप क्या बोलोगे? डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इंक्रीज होगी, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई चीज महंगी मिलेगी तो आप प्रेजेंट में उसकी डिमांड को राइज कर दोगे। समझ में आई या नहीं? और अगर सप्लाई की बात करूं, अगर फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने वाली है तो आज ही सप्लाई कम कर दोगे। क्यों भाई? क्योंकि महंगे भाव पर बेचने पर ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। समझ में आई या नहीं आई? तो इसी तरीके से आपको फैक्टर सारे याद रहने चाहिए। ठीक है, अब ओनली चेंज इन डिमांड की बात करते हैं। तो ओनली चेंज इन डिमांड में एक एक कैटेगरी ले ले। अब डिमांड में दो तरीके से चेंज हो सकता है, एक तो इंक्रीज इन डिमांड, और सेकंड है डिक्रीज इन डिमांड।
देखो ये आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब मैं डिमांड को इंक्रीज कर देता हूं। अब आपको सारे फैक्टर याद होने चाहिए कि डिमांड इंक्रीज कब कब होगी। तो पहला साइन तो ये है कि अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, पहली बात। नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज हो जाए तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स राइज हो जाए तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डाउन हो जाए तो राइज हो जाएगी। आगे बात में प्राइस एक्सपेक्टेशंस राइज हो जाए तो इनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा बैंक इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी। क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बढ़ जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी। आगे बात, अगर नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो गया तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। आगे बात, गवर्नमेंट टैक्स को कम कर दे तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और सब्सिडी को बढ़ा दे तो डिमांड इंक्रीज हो जाए। तो ऐसे फैक्टर याद रखने आपको, ठीक है। अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड को पैरेलली राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, जब कोई कर्व शिफ्ट हो जाता है तो वो अपने पुराने वाले प्लेस को छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहां से इधर शिफ्ट हो गया तो वहां तो ना खड़ा हूं अब, हाँ अब गिर जाओगे, ठीक है। किसके साथ हो गया था? अच्छा, अकाउंट्स वाले सर के साथ गिर गए इधर। थोड़े दिन पहले भी वो किसी बैच में गिर गए थे, यहीं गिरे थे। मेरे को लग रहा है गिरा दिए गए हो, तुमने गिरवा दिया है उनको। हाँ गलत बात, कुर्सी नहीं आ गई, सोया करो सर। देखो या पे अटेंशन, अगर अभी भी अगर डिमांड राइट साइड में शिफ्ट हो गई और अगर अभी भी अपन पुरानी वाली प्राइस पर प्रोडक्ट को सेल करते रहेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है? मार्केट में सप्लाई तो पीछे और डिमांड आगे। मार्केट में क्या गया? शॉर्टेज। और मैंने बताया था शॉर्टेज लीड्स टू राइज इन प्राइस। तो ये प्राइस लेवल बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। कब तक बढ़ेंगे? जब तक कि सप्लाई एक्सपेंड होकर और डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होकर एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए। आगे बात समझ में? अब देखें, ये आपका पुराना वाला इक्विलिब्रियम है ई, और ये नया इक्विलिब्रियम है ई1। न्यू इक्विलिब्रियम पर स्टेटस क्या आ रहा है? प्राइस लेवल पी से बढ़कर P1 और क्वांटिटी लेवल क्यू से बढ़कर Q1। ये इसका रिजल्ट है बस, कि अगर मार्केट में सप्लाई को कांस्टेंट कंसीडर करके अगर अपन डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि प्राइस लेवल बढ़ जाएंगे और क्वांटिटी लेवल भी बढ़ जाएंगे। समझ में आगे क्या? इसी तरीके से इस साइड में अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा? अब बोलो क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है? अगर अपन पुराने वाले इक्विलिब्रियम को छोड़कर पीछे की तरफ आ जाएं, अगर डिमांड करो किसी वजह से लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है पैरेलली, तो न्यू इक्विलिब्रियम पर देखो नया इक्विलिब्रियम कहां पर बन रहा है? ये पुराना सप्लाई करो, ये न्यू डिमांड करो, एक दूसरे को यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो E1 पॉइंट पर क्या देखने को मिलेगा? प्राइस लेवल P से घटकर P1 और क्वांटिटी लेवल Q से घटकर Q1। अगली बात समझ में? ऐसा क्यों हुआ? देखो क्या देखने को मिल रहा है मार्केट में। अगर अभी अभी भी अपन पुरानी वाली प्राइस पर प्रोडक्ट को सेल कर दे पी पर, तो देखो डिमांड तो पीछे है और सप्लाई तो मार्केट में क्या आ रहा है? सरप्लस, एंड सरप्लस लीड्स टू फॉल इन प्राइस। अगली बात समझ में? तो नए इक्विलिब्रियम पर सरप्लस को रिड्यूस करने के लिए हमने प्राइस लेवल को कम किया है। समझ में आई ये नहीं? और डिमांड कम हुई है मार्केट के अंदर, इस वजह से क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दोनों में चेंज आया है, देख ध्यान से। क्वांटिटी प्राइस पी से घटकर P1 और क्वांटिटी क्यू से घटकर Q1। दोनों में चेंज तो पड़ ही नहीं रहे, अभी तो सिंगल चेंज पड़ रहे हैं। ओनली चेंज इन डिमांड, कि अगर सिंगल डिमांड में चेंज होता है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब इसके बाद में अगला कंसर्न लेंगे अपन। अरे फोटो ले लेना बाद में। जैसे वो गाना आता है ना, ले खींच मेरी फोटो, तू तो बोलेगा मैं मुजरा करके दिखा दूं।
यस, ध्यान दें, इनिशियल इक्विलिब्रियम, ओनली चेंज इन सप्लाई। ठीक है, अगर सप्लाई को चेंज करते हैं तो सप्लाई के दो डायरेक्शन में चेंज हो सकते हैं, या तो सप्लाई इंक्रीज होगी या सप्लाई डिक्रीज। अच्छा, इंक्रीज कब कब होगी? इंक्रीज का केस लेते हैं। सप्लाई इंक्रीज कब कब होगी? पहली कंडीशन यह है कि अगर मार्केट में फैक्टर इनपुट्स की प्राइस कम हो जाए तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा तो सप्लाई भी ज्यादा। समझ में आ गई क्या? पहला। दूसरा रीजन, मार्केट में सप्लायर्स के नंबर ज्यादा हो जाए तो सप्लाई ज्यादा होगी। गवर्नमेंट अगर टैक्स को बढ़ा दे तो सप्लाई कम हो जाएगी, इसका मतलब टैक्स को कम कर दे तो सप्लाई ज्यादा। गवर्नमेंट फैक्टर्स के ऊपर अगर सब्सिडी देने लग जाए तो सप्लाई ज्यादा। समझ में आ गई क्या? इसी तरीके से और क्या होगा? ठीक है, अगर मार्केट में फ्यूचर में प्राइसेस कम होने वाली है तो प्रेजेंट में आप ज्यादा सप्लाई देना चाहोगे, क्योंकि फ्यूचर में प्राइस लेवल क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट में आप सप्लाई को इंक्रीज कर दोगे, सप्लाई कर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब सप्लाई कर को राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं तो सप्लाई कर डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। क्या कंडीशन देखने को मिल रही है? अगर अभी भी पुरानी वाली प्राइस पर प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो देखो, इतना मार्केट में आपको क्या देखने को मिलेगा? सरप्लस। और सरप्लस लीड्स टू फॉल इन प्राइस। और नए इक्विलिब्रियम पर क्या देखने को मिल रहा है? प्राइस लेवल पी से घटकर P1 और क्वांटिटी लेवल Q से बढ़कर Q1। अगली बात समझ में, यहां इनवर्स इंपैक्ट निकल कर आया है। इनवर्स कैसे? डिमांड के केस में प्राइस कम हो रही थी तो क्वांटिटी भी कम हो रही थी, प्राइस इंक्रीज हो रही थी तो क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही थी। यहां पर प्राइस डिक्रीज होने पर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। वाई? क्योंकि सप्लाई इंक्रीज होने से मार्केट में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बढ़ गई। अवेलेबिलिटी बढ़ते ही प्राइस लेवल क्या होने लग जाते हैं? कम। और ज्यादा मार्केट में प्रोडक्ट है तो सीधी सी बात है, अवेलेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से एक्सचेंजेस भी ज्यादा हुए होंगे। समझ में आ गई क्या? तो इसलिए क्वांटिटी लेवल तो क्यू से बढ़कर Q1, प्राइस लेवल पी से घटकर P1। समझ में आ गई? इसके बाद में सेकंड कंडीशन, अगर सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देते हैं तो S1 क्या देखने को मिल रहा है? नए सप्लाई कर के ऊपर, सॉरी, नए इक्विलिब्रियम पर अपन देखें, अगर पुराने प्राइस पर ही प्रोडक्ट को सेल करते रहते हैं तो यहां पर आपकी सप्लाई तो पीछे और डिमांड आगे। मार्केट में क्या आ जाएगा? शॉर्टेज, एंड शॉर्टेज लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस। शॉर्टेज लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस। प्राइस लेवल पी से बढ़कर P1 और क्वांटिटी लेवल Q से घटकर Q1। क्वांटिटी कम क्यों हुई है भाई? क्योंकि मार्केट में सप्लाई कम आई है, तो ऑब्वियसली मार्केट में एक्सचेंजेस भी क्या हो गए होंगे? कम हुए हैं। अगली बात में, इसलिए क्वांटिटी कम और प्राइस ज्यादा। समझ में आ गई क्या चारों कंडीशन? इसके बाद में अब बात करते हैं बोथ की। बोथ की 12 कंडीशन बनती है भाई। फर्स्ट कंडीशन, अच्छा, बोथ की 12 कंडीशन कैसे बनेंगी? पहले फर्स्ट कंडीशन की बात करें। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? डिमांड एंड सप्लाई दोनों के दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन, मार्केट में हो सकता है कि डिमांड भी बढ़ गई और सप्लाई भी बढ़ गई। अगली बात समझ में, अब इसकी तीन कंडीशन बन सकती हैं। पहली कंडीशन, डिमांड एंड सप्लाई जो है दोनों इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर इंक्रीज हुए हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि डिमांड में इंक्रीमेंट ज्यादा है और सप्लाई के इंक्रीमेंट कम है। और थर्ड कंडीशन, डिमांड में इंक्रीमेंट कम और सप्लाई में इंक्रीमेंट ज्यादा। समझ में आ गई क्या? इसके बाद में सेकंड कंडीशन क्या बन सकती है? डिमांड कम हो जाए और मार्केट में सप्लाई भी कम हो जाए। ठीक है, अब इसकी भी तीन कंडीशन आगे फर्दर बनेगी। ए, डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में फॉल हो जाए। बी कंडीशन, डिमांड एंड सप्लाई दोनों के दोनों, सॉरी, डिमांड जो है वो ज्यादा प्रोपोर्शन में फॉल हो बजाय सप्लाई के। और थर्ड कंडीशन है, डिमांड में फॉल कम हो और सप्लाई में फॉल ज्यादा। कंडीशन समझ में आ रही है क्या? अरे तुम्हारी बातें ही कंप्लीट है। अरे मेरे को बता दो कोई बताने लायक बात।
हम भी सुन ले, खुश हो ले थोड़ा सा। सुबह नहीं थे, उस बात पे हंसी आ रही है। हाँ मेरे को डर लगता है मैं गिर ना जाऊं। मैं भी खुद निन्नी में रहता हूँ ना। देखो थर्ड कंडीशन, हाँ मम तो भैया, अरे तू ही बताएगा मेरे को। देखो डिमांड इंक्रीज हो जाए, थर्ड कंडीशन क्या बन सकती है, डिमांड इंक्रीज और सप्लाई डिक्रीज हो जाए। अब इसमें भी इसी तरीके से तीन कंडीशन बन सकती है, क्या, कि जिस प्रपोर्शन में डिमांड इंक्रीज हुई है, सॉरी हाँ डिमांड इंक्रीज हुई है, उसी सेम प्रपोर्शन में सप्लाई फॉल हो जाए। सेकंड कंडीशन बन सकती है कि हो सकता है कि डिमांड में इंक्रीमेंट ज्यादा है और सप्लाई में रिडक्शन कम है, और हो सकता है कि मार्केट में डिमांड में इंक्रीमेंट कम और सप्लाई में रिडक्शन है ज्यादा। समझ में आ गया क्या। और लास्ट कंडीशन बनती है इसकी, डिमांड में रिडक्शन और सप्लाई में इंक्रीमेंट। 12 कहां हो गई, एक कंडीशन की तीन कंडीशन है। डिमांड में डाउन टर्न्स इक्वल टू सप्लाई में इंक्रीमेंट। बी कंडीशन बनेगी, डिमांड में रिडक्शन ज्यादा और सप्लाई में इंक्रीमेंट कम। और लास्ट है डिमांड में रिडक्शन कम और सप्लाई में इंक्रीमेंट ज्यादा। इस तरीके से 12 कंडीशन बनेंगी। अब ये आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज देखकर पहचानना पड़ेगा कि डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ रहा है और कितना पड़ रहा है। ठीक है, लिख लेना, ये स्क्रीन शेयर कर लेना आप। देखो पहली तीन कंडीशन के बारे में बात करते हैं। दोनों के दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है और सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। पहले इस कंडीशन की बात करते हैं, जिसमें से पहली कंडीशन क्या गिवन थी, डिमांड में इंक्रीमेंट सप्लाई में इंक्रीमेंट के इक्वल है। क्या बात है, बहुत हंसी आ रही है। खड़े हो एक बार देखें, अरे प्लीज स्टैंड अप। आई सेड प्लीज स्टैंड अप, कॉर्नर। बताओ भाई क्या बात है। ये कौन सा कर्व है, डिमांड करो किससे बनता है, डिमांड करो प्राइस और कौन कौन से कर्व है जिनको डिमांड करो बोलते हैं, बताना जरा। बताए हुए हैं ना, अब याद नहीं आएंगे, उड़ गई ऐसी। बताना और कौन कौन से डायग्राम ऐसे हैं जिनको मैंने डिमांड करो बताया अभी तक। अच्छा ये क्या है, किससे बना हुआ है, प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन से। अच्छा प्राइस इंक्रीज होती है तो सप्लाई इंक्रीज ही क्यों होती है, कम क्यों नहीं होती। कैसे प्रॉफिट ज्यादा होता है, प्रोडक्ट बेच के, वो तो सेम प्राइस पर भी प्रोडक्ट ज्यादा बेच के ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे। प्राइस बढ़ने पे ही सप्लाई क्यों बढ़ा रहा है, सेम प्राइस पर भी तो ज्यादा क्वांटिटी सेल करके अपन ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं ना। जैसे किसी प्रोडक्ट के भाव 10 रुपए चल रहे हैं, पहले 100 बेचते थे, अब 200 बेच दो, प्रॉफिट बढ़ गया। प्राइस बढ़ाने पर ही सेल क्यों बढ़ाते हैं अपन। चल गई धुआं। तभी बोलता हूँ बेटा, जब पढ़ा रहा हूँ तब फोकस कर लिया करो, बाकी टाइम हंसने मजाक करने के लिए तो मैं वैसे ही दे देता हूँ। बैठ जाओ। देखो नेगेटिव स्लोप डिमांड कर सप्लाई करो, अब दोनों को इक्वल इक्वल इंक्रीज करना है। अब इसका सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप इसको ऐसे डायग्राम रटने लगोगे तो वहां तो क्विकली आंसर आएगा ही नहीं, दो तीन क्वेश्चन भी आगे तो डायग्रामों में कंफ्यूज। ठीक है, तो सीधा सा पैटर्न है, अपने उंगलियों से पहचान जाओगे कि क्या होगा मार्केट के अंदर, कंडीशन क्या चल रही होगी। ठीक है, एक हैंड को आपको अपना डिमांड साइड समझना है, दूसरे हैंड को सप्लाई साइड। समझ में आ गई क्या। अब इसने बोला है कि दोनों के दोनों इक्वल इंक्रीज हो गए,
दोनों के दोनों इक्वल इंक्रीज हो गए, मतलब अभी भी डिमांड और सप्लाई इक्वली चल रहे हैं, तो मार्केट में ना तो शॉर्टेज आया ना ही सरप्लस। भाई जितनी डिमांड थी, मान लो कि प्रोडक्ट की डिमांड 100 से बढ़ी और सप्लाई भी 100 से बढ़ गई, तो मार्केट में ना तो शॉर्टेज क्रिएट हुआ और ना ही सरप्लस। अगली बात में, और जब तक मैंने अभी आपको क्या बोला था, जब तक मार्केट में शॉर्टेज या सरप्लस ना जाए तब तक प्राइस लेवल चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब इस केस के अंदर क्या होगा, प्राइस लेवल क्या रहेगा, कांस्टेंट। अभी इसके ऊपर प्रैक्टिस करके देखेंगे। और क्वांटिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा बताओ। आपने बोला सर पहले लेवल ये चल रहा था, अब दोनों के दोनों को इंक्रीज कर दिया, तो दोनों के दोनों इंक्रीज हो गए, तो मार्केट में एक्सचेंज होने वाली क्वांटिटी भी पहले 100 थी तो 100 पर एक्सचेंज हो रहा था, अब 200 हो गई तो 200 के ऊपर ही एक्सचेंज होगा। अगली बात में, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये इंपैक्ट पूछता है आपसे हमेशा कि इंपैक्ट क्या है प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर। तो अगर मार्केट में किसी कंडीशन की वजह से, किसी मार्केट सर्कमस्टांस की वजह से अगर डिमांड और सप्लाई इक्वली इंक्रीज हो जाती है, तो मार्केट में प्राइस लेवल तो रहेगा कांस्टेंट और क्वांटिटी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। देख लो, ऐसा इंपैक्ट आना चाहिए यहां पर। जितना राइट साइड में डिमांड को शिफ्ट करोगे, उतना ही राइट साइड में किसको शिफ्ट कर दो, सप्लाई को। देखो क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस लेवल तो रह गया पी पर है कांस्टेंट, और क्वांटिटी लेवल क्यू से बढ़कर है Q1। समझ में आ गया क्या। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, इस वाली कंडीशन में क्या होना चाहिए, डिमांड में इंक्रीमेंट ज्यादा और सप्लाई में इंक्रीमेंट कम है। अब आप सोच के देखो कि आपने राइट हैंड को डिमांड समझा था, लेफ्ट हैंड को सप्लाई समझ रहे हो, तो डिमांड में इंक्रीमेंट तो है ज्यादा और सप्लाई में इंक्रीमेंट है कम। ऊपर कौन चल रहा है, डिमांड ऊपर है सप्लाई नीचे है, तो मार्केट में शॉर्टेज है या सरप्लस, शॉर्टेज है, और शॉर्टेज रहा होगा तो प्राइस लेवल इंक्रीज हुए होंगे। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलना चाहिए, प्राइस में तो इंक्रीमेंट और क्वांटिटी डिक्रीज क्यों होगी भाई, दोनों के दोनों बड़े हैं ना, तो क्वांटिटी लेवल से इंक्रीज हुए होंगे है। हाँ प्राइस के कंपैरिजन में कम होगा, वो जो भी है, बट अपने को ये नहीं पूछेगा कितना प्रोपोर्शन प्राइस पर इफेक्ट पड़ा है या कितना क्वांटिटी पर, ये काम इलास्टिसिटी का है। अपन सिर्फ इतना बताएंगे कि प्राइस लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो देखो इसका इंपैक्ट क्या निकलेगा, प्राइस इंक्रीज और क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीज। देखो डिमांड को राइट वर्ड शिफ्ट करना है ज्यादा आपको, D1 तक, और सप्लाई को राइट वर्ड शिफ्ट करना है आपको कम। देखो क्या इंपैक्ट निकल रहा है, दोनों एक दूसरे को यहां पर कट कर रहे हैं, प्राइस लेवल P से बढ़कर P1 और क्वांटिटी लेवल Q से बढ़कर Q1। आ गया ना सही इंपैक्ट। अब थर्ड का बताओ, सोच के देखो क्या आया होगा, मार्केट में डिमांड में इंक्रीमेंट तो है कम और सप्लाई में इंक्रीमेंट है ज्यादा। तो आप सोच के देखो, डिमांड तो थोड़ी सी ऊपर आई है और सप्लाई लेवल बहुत ऊपर चला गया, तो मार्केट में सप्लाई ऊपर आ गई और डिमांड नीचे रह गई, मार्केट में क्या होगा, सरप्लस। सरप्लस लीड्स टू, इसका रिजल्ट ये निकलेगा। एंड क्वांटिटी लेवल पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्वांटिटी लेवल पर इंपैक्ट पड़ेगा, क्वांटिटी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी क्वांटिटी, बिकॉज दोनों के दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। समझ में आ गया क्या। अच्छा अब इसके रेसिप्रोकल इफेक्ट बना लोगे, मान लो ये तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, सप्लाई में इंक्रीमेंट ज्यादा डिमांड में, ठीक है भाई। इसके बाद में नेक्स्ट, डिमांड में और सप्लाई में इक्वल इक्वल फॉल आ रहा है, क्या इंपैक्ट होगा है, प्राइस लेवल कांस्टेंट रह जाएंगे। क्यों, क्योंकि सर आपने क्या बोला कि जितनी डिमांड रिड्यूस हुई है उतनी ही सप्लाई, तो मतलब पहले भी बराबर थे आज भी बराबर है, ना तो मार्केट में शॉर्टेज आया ना ही मार्केट में सरप्लस।
और जब तक शॉर्टेज सरप्लस नहीं आता तब तक प्राइस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, प्राइस लेवल रिमेन से कांस्टेंट। अगली बात में, और क्वांटिटी क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि दोनों के दोनों क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। देखो, न्यू सप्लाई कर न्यू डिमांड कर को यहां पर क्रॉस कर रहा है। क्वांटिटी लेवल क्यू से कट करें Q1 और प्राइस लेवल रिमेन है कांस्टेंट। समझ में आ गई? आगे वाले का रिजल्ट क्या होगा कि अगर डिमांड को में रिडक्शन ज्यादा है और सप्लाई में रिडक्शन है कम है, तो ऐसे केस में कैसे? सोच के देखो। देखो, डिमांड में रिडक्शन ज्यादा है तो ऑब्वियसली मार्केट में डिमांड का लेवल बहुत नीचे तक आ गया होगा, और सप्लाई में रिडक्शन थोड़ा सा है। अब वहां एग्जाम हॉल में ऐसे ऐसे मत करने लग जाना, ना घुसंड भर देगा वो वहीं तुम्हारे, ये पागल हो गया, इसको आगरा घुमा के लाओ। ठीक है, वहां अगर आपको ध्यान रखना है तो थोड़ा सा अपने फिंगर से भी, ठीक है, एक अंदाजा लगा सकते हो। थोड़े दिन प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको हैंड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगा कि किस तरीके से सरप्लस आएगा, किस तरीके से शॉर्टेज क्रिएट होगा मार्केट में। देखें, यहां पर सप्लाई में रिडक्शन, सॉरी डिमांड में रिडक्शन है ज्यादा और सप्लाई में रिडक्शन है कम। प्राइस लेवल भी क्या हो गया? फॉल। और क्वांटिटी लेवल भी, समझ में आ गया क्या? और उसमें क्या रिजल्ट आएगा? इसके अंदर डिमांड के लेवल, डिमांड में रिडक्शन कम है और सप्लाई में रिडक्शन है ज्यादा। अगर मार्केट में सप्लाई रिडक्शन ज्यादा है और डिमांड के रिडक्शन कम है तो ऑब्वियसली सप्लाई, मार्केट में डिमांड के लेवल तो हाई रह गए होंगे और सप्लाई के लेवल बहुत ज्यादा नीचे गिर गए, तो मार्केट में शॉर्टेज आ गया होगा, और शॉर्टेज लीड्स टू फॉल इन प्राइस, प्राइस इन प्राइस, और क्वांटिटी लेवल डिक्रीज। ठीक है, समझ में आ गई क्या? सारी कंडीशन नोट्स में मिल जाएंगी, सारी कंडीशन क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, सारी बातें पता चल जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद अब आती है इनवर्स कंडीशन, ये थोड़ा सा टिपिकल है। डिमांड में तो इंक्रीमेंट एंड सप्लाई में रिडक्शन। हाँ सर। हाँ, सप्लाई ज्यादा रिड्यूस हुई है और डिमांड कम रिड्यूस हुई है, तो डिमांड तो ऊपर ही रह गई होगी और सप्लाई नीचे आ गई होगी, शॉर्टेज आया होगा ना मार्केट। शॉर्टेज आया तभी तो प्राइस लेवल राइज हुए हैं, ये भी सोचना चाहिए था, क्योंकि सरप्लस में तो कभी प्राइस राइज होती नहीं, एक तो अवेलेबिलिटी ज्यादा और एक महंगा, और ऐसा तो कभी मार्केट में हुआ ही नहीं। जब भी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, सीधी सी बात है, प्राइस लेवल गिरानी ही पड़ेंगे प्रोडक्ट को बेचने के लिए। ठीक है, देखें अब यहां पर क्या इंपैक्ट आना चाहिए? डिमांड में इंक्रीमेंट और सप्लाई के रिडक्शन दोनों इक्वल है, मतलब डिमांड जिस परसेंट से बढ़ी है उसी सेम परसेंट से सप्लाई फॉल हो गई। अब आपको यहां पर एक बात नजर आएगी कि मार्केट में ऑलवेज क्या क्रिएट होगा? शॉर्टेज। तीनों ही कंडीशन के अंदर शॉर्टेज आएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम हो रही है। अगर तीनों ही कंडीशन में शॉर्टेज आएगा तो हमेशा प्राइस लेवल है। अभी तक जो मैं कंडीशन पढ़ा रहा था उसमें प्राइस तीन तरीके से और क्वांटिटी एक तरीके से बदल रही थी। जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों राइज हुए थे तो क्वांटिटी तीनों ही कंडीशन में क्या हुई थी? कांस्टेंट नहीं, राइज। आगे बात समझ, और प्राइस कांस्टेंट इंक्रीज और डिक्रीज हुई थी। फिर दोनों को मैंने रिड्यूस किया तो क्वांटिटी ऑलवेज डिक्रीज और प्राइस तीन तरीके से कांस्टेंट, इंक्रीज और डिक्रीज।
अगली बात, इस कंडीशन के अंदर प्राइस पर एक इंपैक्ट पड़ेगा और क्वांटिटी पर 3 अलग अलग इंपैक्ट पड़ेंगे। अगली बात समझ में? क्यों? क्योंकि मार्केट में जब जब डिमांड को इंक्रीज करोगे, सप्लाई को डिक्रीज करोगे, तो मार्केट में ऑलवेज क्या आएगा? शॉर्टेज। और शॉर्टेज आएगा तो तीनों ही कंडीशन में प्राइस लेवल इंक्रीज होंगे। तब ये यहां होगा, यहां होगा। समझ में आ गई? अब बात करते हैं क्वांटिटी की। क्वांटिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखो, डिमांड में इंक्रीमेंट है इसलिए डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और सप्लाई में क्या है? रिडक्शन। और सप्लाई में रिडक्शन है तो सप्लाई कर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दिया गया इंपैक्ट? तो क्वांटिटी लेवल तो रह गया कांस्टेंट और प्राइस लेवल रह गया इंक्रीज। अगली बात समझ में? अच्छा, अब इसको याद रखने का तरीका, ये तो पता चल गया कि इस कंडीशन में तीनों जगह ही, बट क्वांटिटी का कैसे पता चले? किस साइड में जाएगी क्वांटिटी? ठीक है? कैसे पता करोगे कि क्वांटिटी? ट्रिक से, जो ज्यादा पावरफुल है और जिस साइड में जा रहा है उसी साइड क्वांटिटी को ले जाएगा। क्या याद रखना है? जो ज्यादा पावरफुल है और वो जिस साइड में जा रहा है उसी साइड क्वांटिटी को लेकर जाएगा। तो इस वाली कंडीशन में देखो, कौन पावरफुल है, किस साइड में जा रही है? राइटवर्ड जा रही है। राइटवर्ड का मतलब, मैं ये कह रहा हूं डिमांड इंक्रीज हो रही है ना, और डिमांड ज्यादा पावरफुल है, क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। समझ में आ गई? तो प्राइस तो तीनों जगह सेम है, इंक्रीज इंक्रीज, क्योंकि मार्केट में ऑलवेज क्या कर हो रहे हैं? शॉर्टेज। इस वजह से तीनों जगह पे प्राइस इंक्रीज होगी। अब क्वांटिटी का इफेक्ट क्विकली याद करना है तो सिंपल सा तरीका है, 3 ये और 3 इससे आगे वाली, तीनों ही 6 की 6 कंडीशन में एक ही रूल अप्लाई होगा कि जो पावरफुल जिस साइड में गया है उस साइड में क्वांटिटी को ले जाएगा, और अगर दोनों बराबर पावरफुल है तो क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब दोनों बराबर पावरफुल है ना, तो वो इधर खींच पाएगा ना इधर खींच पाएगा, तो क्वांटिटी लेवल कांस्टेंट। देखो यहां पर डिमांड में इंक्रीमेंट और सप्लाई में रिडक्शन, और दोनों इक्वल पावर में है, तो क्वांटिटी लेवल क्या रह गया? कांस्टेंट। इसमें डिमांड ज्यादा पावरफुल है तो डिमांड राइट साइड में गई होगी, राइट साइड में जाएगी तो क्वांटिटी को भी राइट साइड में ले जाएगी, क्वांटिटी इंक्रीज। देखो, डिमांड में इंक्रीमेंट ज्यादा है, T1 T1, और सप्लाई में रिडक्शन है कम, S1 S1। कहां पर कट कर रहे हैं? E1 पॉइंट पर। इसको इनिशियल इक्विलिब्रियम E और नया इक्विलिब्रियम E1। क्या इंपैक्ट देखने को मिला? प्राइस इंक्रीज हो गई और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो। तो ये तो बताया मैंने यहां पर कि जो ज्यादा पावरफुल है जिस साइड में जा रहा है उसी साइड क्वांटिटी को ले जाएगा। तो डिमांड ज्यादा पावरफुल थी, डिमांड इंक्रीज हो रही थी, इस वजह से क्वांटिटी भी, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? डिक्रीज। क्यों? इसके अंदर देखो क्या कंडीशन बनेगी, डिमांड में इंक्रीमेंट ज्यादा है, सॉरी कम है, और सप्लाई में रिडक्शन है ज्यादा। पावरफुल कौन है? सप्लाई। जो ज्यादा पावरफुल वो अपनी साइड में लेके जाएगा, तो सप्लाई डाउनफॉल हो रही है तो क्वांटिटी भी डाउनफॉल ही होगी, क्वांटिटी रिड्यूस होगी, डिक्रीज। समझ में आ गया क्या? अब इसकी रेसिप्रोकल कंडीशन बनानी है, डिमांड में रिडक्शन और सप्लाई में इंक्रीमेंट। बताओ प्राइस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखो, तीनों की तीनों कंडीशन में सप्लाई ज्यादा हो रही है और डिमांड कम हो रही है, तो मार्केट में ऑलवेज क्या होगा? सरप्लस। और मार्केट में ऑलवेज सरप्लस आएगा तो ठीक है, तो प्राइस लेवल तो तीनों ही कंडीशन में फॉल होगी। प्राइस पर तो तीनों जगह एक ही इंपैक्ट आएगा। ठीक है, क्वांटिटी की बात करते हैं। बताओ भाई, इसमें क्वांटिटी लेवल कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर पावरफुल है, डिमांड फॉल कर रही है और सप्लाई इंक्रीज कर रही है, और दोनों इक्वल इक्वल पावर से कर रही हैं, तो सीधी सी बात है क्वांटिटी लेवल रह जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, और इसके बाद में इसमें क्या आएगा?
डिक्रीज क्यों होगा भाई? आप कहोगे सर पावरफुल डिमांड है और डिमांड फॉल हो रही है, तो क्वांटिटी लेवल क्या होंगे? फॉल होंगे। ठीक है, और इस वाली कंडीशन में सप्लाई पावरफुल है, किस साइड में जा रही है? अपवर्ड जा रही है ना, तो इसका मतलब है, अब बोलो कौन तीनों में से कौन सी कंडीशन बताऊं? रैंडमली एक ही बताऊंगा। ये वाली बता दूं? हाँ कोई सी बता दो, सारी एक ही है? डिमांड में फॉल है कम, और सप्लाई में इंक्रीमेंट है ज्यादा। कहां पे क्रॉस कर रहे हैं? वन पॉइंट पर प्राइस लेवल फॉल हो गए, ठीक है, और क्वांटिटी लेवल है इंक्रीज हो गए। समझ में आ गया क्या? याद रहेंगे 12 की 12 कंडीशन, टिप्स पे याद हो, चैप्टर कंप्लीट। हाँ बस यही है पूरे चैप्टर में, इसके क्वेश्चन सोल्व करो, प्रैक्टिस करो, अपने आप आने लग जाएंगे। अभी रुको, बैठो, अरे अरे ओ गोलगप्पू, बैठ जा। इनको ज्यादा जल्दी है जाने की। हाँ बोलो। क्या? अच्छा एक एक टॉपिक रह गया, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज वेट। एक टॉपिक मैंने सप्लाई वाले चैप्टर में लास्ट में मार्केट इक्विलिब्रियम का एक टॉपिक था, वो स्किप करवाया था मैंने। मैंने बोला था कि सप्लाई ये मार्केट इक्विलिब्रियम वाले में बताऊंगा, बताया था ना? किसी को याद नहीं, मेरे को याद है। हाँ नोट्स में तो गिवन है ही। 5 मिनट का टॉपिक है। हाँ इनके डाइजेस्ट नहीं हो रहा, दिमाग इधर उधर राइट लेफ्ट हो रहा है। हाँ अच्छा, ध्यान दें, डिमांड करो जो होता है मार्जिनल यूटिलिटी के करो से डिराइव होता है, पता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपने, और मैंने वहां पर आपको बताया था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वही क्या बनती है आगे जाके? डिमांड करो बनती है। आगे बात समझ में? तो यहां पर इसका मतलब इस इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर जो डिमांड कर्व है ये अपने आप में क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है। समझ में आ गई? अच्छा अगर ये मार्जिनल यूटिलिटी है तो इस वाले सेगमेंट को आप क्या कहोगे? इस एरिया को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर सरप्लस। समझ में आ गई? ठीक है, और हमेशा कंज्यूमर कहां पर कंज्यूम करता है? सरप्लस में करेगा या इस पॉइंट पर, वेयर एम यू इक्वल्स टू प्राइस? एम यू इक्वल्स टू प्राइस। मैंने बताया था एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहां पर मिलेगा? वेयर मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम लास्ट यूनिट कंज्यूम इक्वल टू द प्राइस, एम यू एक्स इक्वल्स टू पी एक्स। तो ये रही आपकी प्राइस और ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब एक कंज्यूमर यहां पर आकर स्टॉप करेगा। ठीक है, चलो इसके बाद में दूसरा टर्म याद रखना है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आपको मैं बताऊंगा जो मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम होता है उसी को क्या बोलते हैं? सप्लाई करो। क्या बोलते हैं इसको? सप्लाई करो। ठीक है, अच्छा मैं प्राइस को मार्जिनल रेवेन्यू बोल सकता हूं क्या? एक परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट में जो प्राइस होती है वो क्या होती है? मार्जिनल रेवेन्यू। होती है नहीं होती? अच्छा, प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम कहां पर मिलेगा? कंडीशन बताई थी तीन मैंने पिछले चैप्टर में, एम आर इक्वल टू एम सी। ये रहा मार्जिनल कॉस्ट और ये रही आपकी मार्जिनल रेवेन्यू, कहां पर इक्वल हो रहे हैं? इस पॉइंट के ऊपर। तो यहां पर देखो सप्लाई डिमांड के इक्वल हो गई और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल। ठीक है, अच्छा मैंने आपको एक बात बताई थी कि मार्जिनल रेवेन्यू से नीचे जो मार्जिनल कॉस्ट का ये पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर से सरप्लस। बताया था ना? और एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर तब तक कंज्यूम करते रहेंगे और प्रोड्यूस करते रहेंगे जब तक उनका सरप्लस क्या ना हो जाए? जीरो ना हो जाए। समझ में आई नहीं है? इसलिए क्वांटिटी लेवल
पहले तो मैंने प्राइस का बताया था कि प्राइस ना तो ऊपर जा सकती है ना ही नीचे। अब क्वांटिटी की तरफ डायरेक्शन से समझ लो, ना तो क्वांटिटी पहले आ सकती है ना क्वांटिटी आगे। अगर मान लो मैंने क्वांटिटी गलती से Q1 डिटरमाइन कर दी तो क्या होगा? देखो, कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी हाई है और प्राइस लेवल है कम है। इससे क्या होगा? सीधी सी बात है, सरप्लस मिलेगा कंज्यूमर को, और सरप्लस में कंज्यूमर तब तक कंज्यूम करता जाएगा जब तक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सरप्लस है जीरो ना हो जाए। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन इसको इस साइड में धकेलेगी। और अब प्रोड्यूसर की साइड से सोचो कि जो प्राइस है, मार्जिनल रेवेन्यू है वो तो ऊपर है और मार्जिनल कॉस्ट नीचे है। ठीक है, तो एवरी एडिशनल यूनिट पर उसको क्या मिलेगा? मोर प्रॉफिट। तो ये कंडीशन इसको प्रोड्यूसर को इनकरेज करेगी आगे बढ़ने के लिए। कब तक है? जब तक कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल ना हो जाए। अगली बात में, तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्वांटिटी आकर रुकेगी कहां पर? जहां पर मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी एंड मार्जिनल रेवेन्यू तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे आगे क्यों नहीं किया? आगे सोच कर देखो, अगर Q1 पर करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट ऊपर है और मार्जिनल रेवेन्यू नीचे, प्रोड्यूसर को क्या हो रहा है? लॉस, और लॉस उसको पीछे की तरफ धकेलेगा। समझ में आई या नहीं? लॉस से डिस्करेज होकर प्रोड्यूसर जो है वो अपनी क्वांटिटी प्रोडक्शन सप्लाई को कम करेगा। और इधर अब नीचे ही कंज्यूमर की तरफ आओ, प्राइस ऊपर है और मार्जिनल यूटिलिटी नीचे, मतलब प्राइस पे करनी पड़ रही है ज्यादा और सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कम। करेगा क्या कंज्यूम? वो अपने कंजप्शन को वापिस से डिक्रीज करेगा। कब तक है? जब तक प्राइस, डिमांड और सप्लाई तीनों क्या ना हो जाए? इक्वल ना हो जाए। आगे बात में, ये लास्ट कंसेप्ट था। समझ में आ गया क्या? तो ना तो क्वांटिटी आगे पीछे जाएगी, ना ही प्राइस ऊपर नीचे होगी। ठीक है, इसीलिए इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। एक यूनिट कंप्लीट हो गई। अब इसके नोट्स आप मैसेज कर देना, आगे होंगे सबके पास वैसे तो नोट्स। ठीक है, टेक्स्ट कर दो मेरे को, मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, यस ऑनलाइन समझ में आ गया? यस कर रहा हूँ बेटा, क्यों? यस ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया क्या आज का टॉपिक? और इसके क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस करें, बस तो हटा ले अपना फेस। और कोई डाउट हो तो क्यूरी सेंड करें मेरे को।